सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन आकाश और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। तो इससे पहले कि हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करें, एक क्विक ओवरव्यू कि ये कंपनी का बिज़नेस क्या है और ये कंपनी करती क्या है। दोस्तों, एक क्विक हिस्ट्री भी इसके साथ साथ, ये कंपनी का जो रूट्स है ये 1949 में ट्रेस किया जा सकता है। ये कंपनी अपने वेबसाइट में बताती है कि 1949 में, यहाँ पर देखिए 1949 में ये केरल के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में इनका कंपनी का बिज़नेस स्टार्ट हुआ था। ऑफ कोर्स उस समय तक ये गोल्ड फाइनेंस का ही बिज़नेस था। गोल्ड फाइनेंस में क्या होता है कि जो भी कस्टमर को आपसे लोन चाहिए होता है वो सिक्योरिटी के तौर पर आपके पास सोना रखता है और उस सोना के बदले में आप उनको लोन देते हैं, और जब वो पैसा चुका देता है तो आप उसका सोना उसको वापस कर देते हैं, और उस जो दिए हुए पैसे पे आप इंटरेस्ट भी कमाते हैं, और लोन्स वगैरह जो होता है उस पर आप कुछ प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह से भी पैसे कमाते हैं। तो ये इनका गोल्ड फाइनेंस का बिज़नेस था। 2015 तक ठीक चल रहा था, पर 2015 में इनको लगा कि एक नाव पर सवारी करते हुए बिज़नेस को बहुत ज़्यादा देर तक किया नहीं जा सकता और बिज़नेस में थोड़ा रिस्क एलिमेंट भी घुस जाता है। तो इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, और यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं कि 2015 के आसपास में इन्होंने माइक्रो फाइनेंस, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, उसको एक्वायर किया, जिससे कारण अब ये माइक्रो फाइनेंस बिज़नेस में भी उतर गए। तो माइक्रो फाइनेंस में ये कंपनी क्या करती है? माइक्रो फाइनेंस में ये कंपनी व्हीकल्स के लिए लोन दे सकती है, एडुकेशन के लिए लोन दे सकती है, होम लोन दे सकती है। तो आज के डेट में इस कंपनी का बिज़नेस क्या है? मेनली आज भी इस कंपनी का बिज़नेस जो है गोल्ड लोन का ही है, यानी गोल्ड फाइनेंस का ही है, पर कुछ पार्ट ऑफ इनका बिज़नेस अब माइक्रो फाइनेंस से भी आने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू मिक्स 84% ऑफ द रेवेन्यू इनका गोल्ड फाइनेंसिंग से आता है, और 16% का इनका रेवेन्यू माइक्रो फाइनेंस से आता है। कहाँ कहाँ से इनकम आता है? तो मेनली इनका जो इनकम आता है साउथ इंडिया से आता है 60%, और बाद बाकी जगह पर भी आजकल ये कंपनी ग्रो कर रही है धीरे धीरे करके। अब दोस्तों आते हैं इसका रिज़ल्ट पे। इस कंपनी का हालिया एक रिज़ल्ट आया है। एक्सपेक्टेशन इसका रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा था, पर एक्सपेक्टेशन पे कोई बहुत ज़्यादा खरा नहीं उतरा। पर कोविड के इस दौर में जहाँ पर सारे के सारे कंपनी का रिज़ल्ट ख़राब आता जा रहा है, हर एक कंपनी लॉस पे लॉस बुक कर रही है, इस कंपनी ने अपनी कुछ साख बचा कर रखी है। कुछ क्या, बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है कोविड के हिसाब से। तो अगर इस कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, टोटल रेवेन्यू इन्होंने अपने पैसे कितने कमाए हैं, तो आप देख सकते हैं मार्च 20 क्वार्टर में तो 1605 करोड़ था, लेकिन इस बार 1512 करोड़ ही हुआ है। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है कुछ डिफरेंस देखने को मिला है, और वो डाउनवर्ड डिफरेंस देखने को मिला है। तो ऑफ कोर्स एक बात हम लोग समझ सकते हैं कि ये कोविड के कारण हुआ होगा। इंटरेस्ट इनकम इनका देखिए कि 1471 था पिछले क्वार्टर में, और इस बार 1458 है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ये जो डिफरेंस है, ये कोविड का डिफरेंस है, ये साफ समझ में आता है। तो जब इनको इंटरेस्ट इनकम नहीं हुआ, इन्होंने लोन कम बांटा, तो उस हिसाब से उनको प्रोसेसिंग चार्जेस का भी जो इनकम होता है वो भी कम मिला है। खर्चों में देखते हैं तो इस कंपनी ने एक चीज़ बहुत अच्छा किया है, अपने कुछ खर्चों को इन्होंने थोड़ा सा मैनेज किया है, और उस हिसाब से देखिए कि लास्ट टाइम इनका जो एक्सपेंसेस 1084 था, तो इस बार इनका 1024 है इस क्वार्टर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका एक्सपेंसेस भी कम हुआ है, और जिसके कारण जो प्रॉफिट्स का डिफरेंस था वो जितना होना चाहिए था, जितना ज़्यादा बन सकता था गैप, उस गैप को उन्होंने बहुत अच्छा से ब्रिज किया है। तो लास्ट क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट था 534, इस क्वार्टर में इनका 492 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। प्रॉफिट ऑफकोर्स कम हुआ है, पर जिस हिसाब से कोविड के कारण बहुत सारी कंपनी का प्रॉफिट बिल्कुल ही इरोड होता जा रहा था, उस हिसाब से इनका कम नहीं हुआ है, बल्कि उस हिसाब से बहुत अच्छा रहा। तो प्रॉफिट इतने होने पर अगर देखते हैं, उसके बाद जाकर के लास्टली EPS हर एक शेयर होल्डर को क्या मिला, तो 4 रुपये 35 पैसे हर एक शेयर पर शेयर होल्डर्स को कमाई हुई है। पर अब देखते हैं क्या ये ओवरऑल बिज़नेस में ही उनको लॉसेस हुए हैं या कोई एक सेक्टर वाइज लॉस हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया था, इस कंपनी का जो बिज़नेस है, एक तो है गोल्ड फाइनेंस का बिज़नेस और दूसरा माइक्रो फाइनेंस का बिज़नेस। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड फाइनेंस में तो इनका फिर भी इस बार जो है रेवेन्यू बढ़ा ही है। पहले 1215 था, इस बार 1250 हो गया, यानी
गोल्ड फाइनेंस का बिज़नेस इनका चलता जा रहा है, सही चल रहा है। लॉसेस कहाँ हुए हैं इनको? माइक्रो फाइनेंस के बिज़नेस में इनको लॉस हुआ है, लोन बांटने वाला बिज़नेस में इनको लॉस हुआ है। तो आज भी हम कह सकते हैं गोल्ड का बिज़नेस इनका बहुत सही चल रहा है। प्रॉफिट्स के हिसाब से भी देखिए तो प्रॉफिट में भी इनका गोल्ड का जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बढ़ा है, और लॉस इनको जहाँ हुआ है वो माइक्रो फाइनेंस में हुआ है। कहाँ 74 का पहले प्रॉफिट बुक करते थे पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में इनको 4 करोड़ का लॉस हुआ है। तो ये बात समझ में आ रही, माइक्रो फाइनेंस में जो इनको लॉसेस हुआ है उसके कारण ही इनका जो है जो भी इनके जो रिज़ल्ट्स हुए हैं थोड़े ख़राब, वो माइक्रो फाइनेंस बिज़नेस के कारण हुआ है। अब हम आते हैं दोस्तों इसका एक 1 ईयर चार्ट पे। अगर आप इस कंपनी का 1 ईयर चार्ट देखते हैं तो ये 1 साल का मैं यहाँ पर चार्ट देख रहा हूँ, तो 1 साल का चार्ट देखिए तो ये कंपनी भी ओवरऑल अच्छा ही ग्रोथ देते जा रही थी, और एकदम डायरेक्ट 40 डिग्री का एक ग्राफ बनाते हुए जा रही थी। पर यहाँ पर दोस्तों ये एक टाइम आता है 25 फरवरी। देखिए यही टाइम था 25 फरवरी, 3 मार्च, यहाँ पर से इंडिया में कोविड फैक्टर आना चालू हो गया था, और उसके कारण जो है ये शेयर भी का भी प्राइस क्रैश हो करके ये 84 के आसपास में और 79 के आसपास का लो बनाते चला गया। कहाँ पहले इसका एक हाई 188 रुपये का था, और ये लो आते आते 79 हो गया। पर एक बार फिर से जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो इनको देखिए इनका फिर से प्रॉफिट बढ़ना चालू हुआ। लॉकडाउन के समय इनको लॉसेस क्यों हुए? क्योंकि सबसे मेन रीज़न था इनको लॉस होने का माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में कि आरबीआई ने मॉरेटोरियम अनाउंस कर दिया था। तो मॉरेटोरियम अनाउंस करने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज़ को ये राइट्स मिल गए कि अब वो उनको इंटरेस्ट के पैसे नहीं चुकाएंगे। तो जब इंटरेस्ट का पैसा ही नहीं आएगा तो इनका तो रेवेन्यू गिरेगा ही गिरेगा। तो इस बात को मार्केट ने भी डिस्काउंट किया, और डिस्काउंट करने के साथ साथ ही इनका शेयर प्राइस गिरा दिया। अब हम लोग आते हैं कुछ और मैट्रिक्स देखते हैं, जो कि कुछ रेशियोज़ देखते हैं जो कि रेलेवेंट होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एनबीएफसी बैंकिंग सेक्टर के लिए ही। हम लोग जैसे बाकी कंपनीज़ के लिए डेट इक्विटी रेशियोज़ देखते हैं, कैश फ्लोज वगैरह देखते हैं, तो एनबीएफसी के लिए मैट्रिक्स थोड़े से बदल जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ रेशियो जो कि स्पेसिफिक एनबीएफसी के लिए देखना चाहिए, वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? आपने कितने रुपए पर लोन दिया दूसरों को, और कितने रुपए पर लोन खुद से फ़ंड इकट्ठा किया। तो मान लीजिए आपको फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं आप 10% पे, और आप दूसरों को लोन दे रहे हैं 25% पे, तो जो डिफरेंस है 15% का वो आपका कमाई होता है। तो इस बैंक का दोस्तों देखिए, इस एनबीएफसी का देखिए 15.7% का एनआईएम है, जो कि बहुत अच्छा है। ऑफकोर्स ये फिगर मार्च 20 के हिसाब से है, पर फिर भी ये बहुत अच्छा एनआईएम है। उसी के बाद देखते हैं हम लोग कॉस्ट टू इनकम रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो का मतलब होता है आप 100 रुपये कमाने के लिए कितने रुपए खर्च कर देते हैं। तो ये कंपनी 100 रुपये कमाने के लिए 36 रुपये 70 पैसे खर्च कर देती है। ये भी फिगर एज ऑन मार्च 20 का है, पर ये भी फिगर बहुत अच्छा है। इतना रेशियो तक में इन्वेस्टर बहुत खुश होता है, क्योंकि बाकी जो एनबीएफसीज होती हैं वो 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये तक खर्च कर देती हैं, तो उसके कारण उनका प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होता है। पर यहाँ पर इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत ही अच्छा है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स देखिए तो 9.39% है। ये अपने फंड्स को जो जहाँ से इकट्ठा कर रही हैं वो 9% पे इकट्ठा कर रही हैं। तो इन्वेस्टर के लिए तो सही होता है कि जितना कम से कम पे फंड मिल जाए उतना ही अच्छा होता है। पर यहाँ पर इनका थोड़ा सा सो है, या लेस देन एवरेज है, यहाँ पर हम कह सकते हैं। इस कंपनी का आज के डेट में बुक 25,345 करोड़ रुपए का है। बुक का मतलब होता है कि आपने कितने रुपए के लोन बांटे हुए हैं और आपका कितने रुपए का कारोबार हो रहा है। तो इस कंपनी का कारोबार 25,345 करोड़ रुपए का हो रहा है, जो कि एक लार्ज साइज़ को ये डिपेक्ट कर, ये लार्ज साइज़ कितना लार्ज साइज़ है ये वो दर्शा रहा है। फिर आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना भी किसी भी बैंकिंग या एनबीएफसी सेक्टर के गिरने के मतलब उसको सरवाइव करने के चांसेस रहते हैं। वो जितना ज़्यादा होगा उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उनके बर्बाद होने के चांसेस उतने घट जाते हैं। 22.9% है इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि बहुत अच्छा है। हम तो अगर 17-18% भी रहता तो भी खुश रहते। तो यहाँ पर 22% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत ही अच्छा है। फिर ग्रॉस एनपीए देखते हैं। एनपीए का मतलब क्या होता है कि आपने अगर किसी को लोन दिया है
और जिस बंदे को आपने लोन दिया है वो अगर आपको 90 दिन के अंदर पैसा ले करके वापस ला करके इंटरेस्ट या पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आपको ला करके नहीं दे रहा है तो बैंक या एनबीएफसी उनको एनपीए ट्रीट कर देती है। अब मान लीजिए जैसे कि 100 रुपये का लोन दिया और इस एनबीएफसी को डाउट हो रहा है कि 1.25% जो इनका जिन्होंने ग्रॉस एनपीए बताया तो उनको ये डाउट हो रहा है कि इतना रुपए का मेरे पास पैसा नहीं आएगा। तो जितना का पैसा नहीं आएगा उतना को हम बोलते हैं ग्रॉस एनपीए, और जितना उन्होंने राइट ऑफ किया है कि हाँ इतना तो बिल्कुल ही नहीं आएगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट एनपीए। तो 0.7% इस एनबीएफसी का नेट एनपीए है, जो कि ये फिगर भी बहुत अच्छा है। एचडीएफसी बैंक जो कि अपने बैंकिंग सेक्टर में बेस्ट मानी जाती है, उनका भी जो नेट एनपीए रेशियो है वो भी लगभग 0.5% के आसपास है। तो ये अगर बैंकिंग सेक्टर से इसको कंपेयर करें तो ये एचडीएफसी के टक्कर की एनबीएफसी है अगर हम बात करें तो एनपीएस के मामले में। अब आते हैं इस कंपनी के साथ एक बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ आकर के आज जुड़ा था। एक न्यूज़ आया था आज इस एनबीएफसी के लिए, एक सेकंड कहाँ गया, ये रहा, एक सेकंड। इंक्रीज़ इन एलटीवी रेशियो नेगेटिव फॉर गोल्ड। खैर ये तो जो हुआ, लेकिन न्यूज़ ये है कि इनका एलटीवी रेशियो बढ़ा दिया गया है। एलटीवी रेशियो क्या होता है कि आपको अगर 100 रुपये का कोलैटरल मिल रहा है तो आप कितने रुपए तक का लोन दे सकते हैं। तो पहले ये फिगर था 75% तक का, मतलब आप अगर किसी से 100 रुपये का गोल्ड ले रहे हैं तो आप सिर्फ 75 रुपये तक का लोन दे सकते थे। पर आरबीआई ने आज ही के डेट में, मतलब आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 अगस्त को, तो आज के ही डेट में इस एलटीवी रेशियो को बढ़ा करके 90% कर दिया है। इसका मतलब कि अगर आपको 100 रुपये तक का लोन मिल रहा है तो आप 90 रुपये तक का लोन दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट इसका होगा कि अब एनबीएफसी ज़्यादा अमाउंट का लोन दे पाएगी। तो अगर ज़्यादा अमाउंट का लोन देगी तो क्या होगा, इनको ज़रूर इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ेगा। तो ये एक तरह से तो एनबीएफसी के लिए अच्छा है, पर बुरा भी है इन द सेंस कि अगर आप ज़्यादा किसी को लोन देंगे और उसकी क्रेडिट वर्दिनेस नहीं होने के बाद भी अगर उनको लोन देंगे तो आपके पैसे डूबने के चांसेस होते हैं। और दोस्तों बैंकिंग या एनबीएफसी बिज़नेस में आपका कैपिटल डूबना सबसे बड़ा कर्ज होता है, क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपये एज ए कैपिटल आते हैं तो उस 100 रुपये से आप 700-800 रुपये तक का लोन दे पाते हैं। पर अगर आपके पास से अगर 100 रुपये चले जाते हैं तो अब 800 रुपये का आपका बिज़नेस हैम्पर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक बात कॉशियस होने के लिए भी है। मार्केट ने इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया, पर टेक्निकल उसके मामले में जो है मार्केट का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे न्यूज़ को जो है मार्केट 1 या 2 दिन के बाद अच्छा से समझ लेने के बाद उस चीज़ को डिस्काउंट करती है। तो हो सकता है कल या परसों में ये मार्केट कुछ देर के लिए फिर से राइज़ पे जाए। अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के लिए। इस एनबीएफसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 35% प्रमोटर्स होल्ड कर रही हैं। एफआईआईज़ का जो होल्डिंग था दिसंबर 18 में 39% था, मार्च 19 में बढ़ के 44% हुआ, जून में 44.68% हो गया है और फिर मार्च 20 में थोड़ा घटा है। यानी एफआईआईज़ ने अपने शेयर होल्डिंग को घटाया है। पर दूसरी अच्छी बात यह है कि जितना एफआईआईज़ ने अपने शेयर होल्डिंग को घटाया है उतना ही डीआईआईज़ ने अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 7% था, 8% हुआ, 8 से 12% हुआ। तो जब भी किसी कंपनी में एफआईआईज़ या डीआईआईज़ की शेयर होल्डिंग ज़्यादा होती है तो एक रिटेल इन्वेस्टर का उस कंपनी पे विश्वास बढ़ता है। तो अगर हम बात करें एफआईआईज़ और डीआईआईज़ की शेयर होल्डिंग को मिला के बात करें तो इस कंपनी पे एफआईआई और डीआईआई का अपना विश्वास इंटैक्ट रहा है, कोई बहुत ज़्यादा घटा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आप दूसरी कंपनी में जो है 70% 75% के प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, पर एनबीएफसी और बैंकिंग सिस्टम जो होता है उसमें एक प्रमोटर के पास बहुत ज़्यादा शेयर न होना अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि अगर किसी एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा शेयर होगा तो उन्हीं का डोमिनेंस होगा। अगर उनका डोमिनेंस होगा तो हो सकता है कि अपने रिलेटेड पर्सन को उनके क्रेडिट वर्दिनेस के अगेंस्ट भी जा कर के वो लोन दिलवाएं, और अगर लोन दिलवाएंगे तो उनके पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सेम हुआ था आईसीआईसीआई बैंक में चंदा कोचर के केस में। उन्होंने वीडियोकॉन में जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट देख करके लोन दिलवाया था
तो उसके लिए भी बहुत ही बवाल हुआ था। सो दोस्तों, ये रहा हमारा एक क्विक फंडामेंटल एनालिसिस था मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड पे। एक बार मैं फिर भी स्ट्रिक्टली एक बार आपको बता दूं कि मेरा ये एनालिसिस सिर्फ एक एजुकेशनल एनालिसिस है, ये किसी भी तरीके का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सो अगर आप इस NBFC में आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप या तो अपनी खुद की भी एक स्टडी कर लें, और अगर स्टडी नहीं कर सकते तो एक SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से भी आप एडवाइस ले लें। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।